कार्नेज के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे कार्नेज जो है वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पहुंच चुका है, जहाँ पे माइकल हॉल के लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब ये बात पता चलती है कि किस तरीके से माइकल हॉल ने अपने उन पूरे के पूरे सूट ऑफ आर्मर को बनाने के लिए टाइटेनियम के साथ सिम्बियोट का ही इस्तेमाल किया था। और क्योंकि वो कार्नेज का हिस्सा थे तो कार्नेज लिटरली उन सारे के सारे सूट्स को अपने काबू में लेता है और उन सारे के सारे लोगों को उन सूट्स के साथ अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके उनकी जान ले लेता है। और अब कार्नेज लिटरली कार्नेज पूरे के पूरी सिटी के अंदर फैला रहा है, जिसको आयरन मैन और स्पाइडरमैन मिलके भी नहीं रोक पा रही हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये सारी की सारी मुकाबले लड़ाई चली रही होती है तो हमें ये बात पता चलती है कि किस तरीके से कार्नेज का एक नया ऑफ स्प्रिंग इस दुनिया के अंदर आने वाला है, जो कि अब शरीक उसको लिए चल रही है। तो अब आगे और इसी तरह हम न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली माइकल हॉल के लोग उसको निकाल के सीधा इस पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर में बिठा के निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और माइकल हॉल अभी भी इस पूरी की पूरी सिचुएशन को समझ नहीं रहा है कि ये कितनी ज़्यादा अब जो है डायर सिचुएशन बन चुकी है। और उसके लोग उसको बता रहे होते हैं कि सर आपको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है, वो सारा का सारा कार्नेज का बायोमास जो कि आपने उस पूरे के पूरे आर्मर के अंदर डाला था, क्लीटस कैसिडी ने उसको दोबारा से अपने साथ रीजॉइन कर लिया है और अब हमें आपको सबसे पहले यहाँ से निकालना होगा क्योंकि वो अब आपके पीछे ही आएगा। तो माइकल बोलता है क्या सच में चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी हैं? ओह मुझे अब नज़र आ रहा है। सर आपके लिए बेहतर यही है कि आप जहाज़ से नीचे मत देखिए, आप बस ऐसा प्रीटेंड करें कि आप कभी यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से कार्नेज जो है शरीक को अपने पास लेके पकड़ता और वहीं से हम देखते हैं कि शरीक कहती है तुम तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो क्लीटस, क्या तुमने मुझे मिस भी नहीं किया? शरीक अभी इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, मैं यहाँ पे माइकी हॉल को हंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको दिखाऊंगा कि कार्नेज से अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो कार्नेज फिर उसका क्या हाल करता है। और वैसे शरीक बोलती है कि लेकिन मेरी सोनिक स्क्रीम तुम्हें इससे हर्ट नहीं हुआ क्या? सही कहा मैंने, क्योंकि जब मुझे लोग गुस्सा दिलाते हैं तो मैं उनको हर्ट करने के लिए इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो वहीं से आयरन मैन उठता है दोबारा और कहता है कि शरीक के पूरे सोनिक ब्लास्ट ने मेरे को सेंसर को ओवरलोड जरूर कर दिया है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। क्या तुम ठीक हो स्पाइडरमैन? हाँ मेरे कान अभी तक बज रहे हैं और अगर लॉन्ग टर्म हियरिंग का चले जाना एसेंशियल नहीं है तो आयरन मैन आई गेस कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं से शरीक बोलती है कि तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो? तुमने तो मेरे नए चेहरे के बारे में कुछ कहा तक नहीं। क्या डार्लिंग मुझे सिर्फ 5 मिनट मिल सकते हैं कि मैं इन डूड्स का काम तमाम करने के बाद फिर तुमसे आसानी से और आराम से बैठ के बात करूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तुम चीखो तो तुम मेरे आसपास चिल्लाओ। तुम्हें पता है ना कि मुझे ये आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। देखो मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब आखिरकार तुम्हें इसके अंदर कितना वक्त लगेगा? तो अगले पल हम देखते हैं कि कार्नेज यहाँ पे अपने ज़बरदस्त तरीके के बड़े बड़े ब्लेड्स को निकालता और कहता है वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा और अगर तुम यहाँ पे खड़े खड़े बोर हो रही हो तो तुम अपने उस चीज़ का इस्तेमाल करके सारे के सारे सिविलियंस को आपस में ही लड़वाना शुरू कर दो ना, तो तुम बोर भी नहीं होगी। सॉरी गाइस माफ़ करना, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं और तुम लोगों को ज़रा जल्दी ही निपटाना होगा। और इसी तरह कार्नेज दोबारा से आयरन मैन और स्पाइडरमैन की तरफ बढ़ता है और स्पाइडरमैन हम देखते हैं कि बेसिकली स्विंग करता हुआ उसकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन कार्नेज उसके पूरे के पूरे वेब को काटता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्या आप तुम मेरी मदद करोगे पता करने में कि आखिरकार ये माइकी हॉल मुझे कहाँ मिलेगा, या फिर मैं उसकी बनाई हुई टैग का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे शहर का नक्शा बदल दूँ तब जाके तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ है। तो आयरन मैन बोलता है कि इसकी ये सारी की सारी टैग इतनी भी ज़्यादा फैंसी नहीं है कैसिडी, तुम सिर्फ एक चीप नॉक ऑफ को पहने हुए हो जो कि मुझे ही देख के बनाया है। तुम्हें इस बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे सूट ऑफ आर्मर के अंदर कितने वेपन्स मौजूद हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली आयरन मैन यहाँ पे अपने पूरे के पूरे आर्मर को एक अलग ही रूप के अंदर ले आता है, जहाँ पे उसके हाथों से बड़े बड़े कैनन्स और रेपल्सर्स निकलना शुरू हो चुकी होती हैं। और अगले पल कार्नेज बोलता है अच्छा तो इनमें से फिर हथियार कौन सा है? तो आयरन मैन कहता है ऑल ऑफ देम। और अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन यहाँ पे अपनी सारे के सारे रिपल्सन का पूरा अटैक जो है कार्नेज के ऊपर करता है और वो यहाँ पे कहीं दीवारों को तोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। और अगले पल हम देखते हैं कि शरीक यहाँ पे उसी डॉपलगैंगर की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपने वश में ले रही होती है और उनको आपस में लड़वाना शुरू कर देती है, पूरे के पूरे शहर के अंदर भगदड़ करती है। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या तुम क्लीटस को हैंडल कर सकते हो? शरीक सारे के सारे सिविलियंस को बॉम्ब के अंदर बदल रही है। तो आयरन मैन बोलता है कि जाओ मैं उससे अकेले निमट लूंगा, लेकिन अगले पल कार्नेज उठकर आता है और पीटर को जमीन के अंदर गाड़ देता है। देखो मैं तुम्हें बताता चलूं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम्हें इस बग को जो है इसको अपनी फाइट लड़ने देना होगा, तुम बार बार आके उसकी मदद नहीं कर सकते हो। लेकिन अगले पल टोनी यहाँ पे आता और सीधा उसके छाती के अंदर अपने दोनों के दोनों हाथों को घुसाते हुए बोलता है कि मैं मजाक नहीं करता हूँ। और अगले पल वो यहाँ पे इसके पूरे के पूरे सिम्बियोट को जो है एक्सेस करना शुरू करता है अपने आर्मर के जरिए, अपने एक्सट्रीमिस्ट के जरिए, कि उसको वो हैक कर सके और उसके पूरे के पूरे जो सूट ऑफ आर्मर उसके अंदर मौजूद हैं उनको बंद कर सके। और उसके अंदर एक वायरस जब वो अपलोड कर रहा होता है तो पता ये चलता है कि सिम्बियोट जो है वो आयरन मैन के पूरे कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ है और वो उल्टा उसके ही सिस्टम को ओवरराइड करना शुरू कर देती है। तो अगले पल आयरन मैन अपने आप को फौरन से अबॉर्ड करके उसको अपने सिस्टम से बाहर निकालता है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि ओ गॉड क्लीटस, इसके सारे के सारी चीज़ें मेरे एल्गोरिथम के अंदर घुस गई हैं।
ईविल, ओह गॉड, ये बहुत ज्यादा है, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन वहीं से क्लीटस आता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, पुअर बेबी, अगर तुम नशा करना शुरू करो तो ये बात याद रखो कि हमेशा जो है तगड़े नशे से शुरुआत नहीं की जाती है। और अगले पल शरीक यहाँ पे टिनीस को उठा लेती है और कहती है, जरा अपनी चारों तरफ देखो डॉक्टर, तुम अपने पेशेंट को क्या बनाना चाहती थी ना, तुम हमेशा से चाहती कि मैं अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करूं और देखो कि अब मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। अपने चारों तरफ देखो और बताओ कि मैं क्या क्या करने के कैपेबल हूँ, देखो इसको। और अभी तो मैंने सिर्फ वार्म अप ही करना शुरू किया है, अभी तक तो मैंने इनको एक दूसरे का मर्डर करने के लिए कहा ही नहीं है। अब अपनी आंखें खोलो क्योंकि मैं बहुत जल्द वो करने के लिए भी इनको कहने वाली हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब टिनीज उसको वहाँ पे अपने इस हाथ को पकड़ के उठाई हुई होती है तो वो सिम्बियोट बेसिकली जो कि यहाँ पे शरीक के हाथ में लगा हुआ है वो अभी भी टिनीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसका बॉन्ड जो है वो टिनीज के साथ हुआ है बल्कि शरीक के साथ नहीं। और हम देखते हैं कि आयरन मैन यहाँ पे बेचारा बहुत मुश्किल से कार्नेज के सामने टिक पा रहा है क्योंकि वो उसके पूरे के पूरे आर्मर की धज्जियां उड़ा रहा है, लिटरली उसके आर्मर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और अब उसकी पूरे की पूरे आर्मर की इंटीग्रिटी जो है तकरीबन 35% के ऊपर ही रह गई है और उसके बाद वो फेल हो जाएगा। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है, बस इन डैम कंट्रोल्स को वापसी अपने हाथों के अंदर लो। लेकिन वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि रुक जाओ, बस बहुत हो गया है कार्नेज, तुम्हें रुकना ही होगा। वो मैं हूं जिससे तुम नफरत करती हो, क्या मैंने ठीक कहा? अब इतना भी ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है स्पाइडरमैन। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इस पूरे के पूरे जोकर के साथ डेट पे चले गई और तुम्हें जलन हो रही है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, तुम पहले मुझे मारो, इससे मुझे ज्यादा बेहतर फील होगा क्योंकि तुम और मैं पुराने दुश्मन हैं। तो टोनी इस सब के बीच में कहाँ से आ गया? हाँ, ये तुमने बहुत बढ़िया बात करी है स्पाइडी, तो चलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को भी पूरी कर देता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि कार्नेज यहाँ पे आयरन मैन को छोड़ता है और सीधा अपने बड़े से ब्लेड को लेके उसकी तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है टिनीज को वहाँ पे शरीक ने पकड़ा हुआ है और वो दिखा रही होती है कि किस तरीके से सारे के सारे लोग अपने कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और वो टिनीज के मुताबिक पूरे के पूरे शहर के अंदर हंगामे कर रहे हैं। और वो कहती है कि देखो, तुम इस सिम्बियोट के साथ शायद कुछ और कर सकती थी, लेकिन अब जब ये मेरे पास है तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम कितनी ठीक थी और कितनी गलत थी। तो वहीं से टिनीज बोलती है कि तुमने ठीक कहा, अब मुझे सब नजर आ रहा है। और अगले पर हम देखते हैं कि बेसिकली टिनीज यहाँ से अपने उस पूरे के पूरे प्रोस्थेटिक आर्म को दोबारा शरीक से वापसी खींच लेती है और उस पूरे के पूरे सिम्बियोट को अपने ऊपर लेती है। यानी कि अब बेसिकली टिनीज ने ना चाहते हुए भी उस पूरे के पूरे सिम्बियोट को अपने साथ जोड़ लिया है, अपना होस्ट बना लिया है। तो और शरीक कहते हैं कि नहीं, ये मेरा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली वो सिम्बियोट अब डॉक्टर टिनीज के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है और वो कहती है कि ओह गॉड, यस, अब पूरा का पूरा बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, वी आर स्क्रॉन। तो हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो नया सिम्बियोट पैदा हो रहा था, कार्नेज का जो बेटा है, वो पैदा हो चुका है और उसका नाम है स्क्रॉन, जो कि डॉक्टर टिनीज को उसने अपना होस्ट चुना है। और डॉक्टर टिनीज यहाँ पे शरीक को अपने हाथों में उठा लेती है और ये देख के वो डॉपलगैंगर्स को बचाने के लिए आता है, लेकिन स्क्रॉन उसको एक लात मार के यहाँ से दूर करती है और उठा के जोर से फेंकती है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली डॉपलगैंगर यहाँ पे आगे अजीब और गरीब अपनी जबान के अंदर कार्नेज को बताने की कोशिश करता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। तो कार्नेज बोलता है कि बेटा, तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या घुस गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वहीं से डॉक्टर टिनीज शरीक को पकड़ती और कहती हैं, यू वॉन्ट टू स्क्रीम, सही कहा मैंने, यू वॉन्ट टू शरीक, डू इट शरीक, अब तुम्हें वही करना होगा जिसके लिए तुम बनी हो, जो तुम्हारे पास एक चीज़ है तुम्हें वही करना होगा। लेकिन वहीं से शरीक बोलती है कि नहीं फ्रांसिस, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी डॉक्टर हो, डॉक्टर नीव, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये तुम क्या कर रही हो। तो वहीं से स्क्रॉन बोलता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, अब मैं बन चुकी हूँ स्क्रॉन और अब से तुम करोगे शरीक। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे स्क्रॉन जो होता है वो अपने हाथों को शरीक के मुंह के अंदर घुसा देता है और ज़बरदस्ती उससे चिखवाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि शरीक यहाँ पे वही सोनिक ब्लास्ट मारती है अपनी आवाज़ के जरिए, जिससे यहाँ पे कार्नेज बहुत ज़्यादा दूर उठ के जाता है। और अगले पल आयरन मैन के सारे सिस्टम्स ऑनलाइन होते हैं और ये देखते हुए हम देखते हैं कि आयरन मैन सीधा यहाँ पे कार्नेज की बॉडी के अंदर घुसता है और उसके अंदर से क्लीटस की बॉडी को लेके बाहर निकलता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस मौके का फायदा उठाते हुए स्पाइडरमैन भी वहाँ पे एक बड़े से पोल को उठा के उस पूरे के पूरे सिम्बियोट को पीटना शुरू करता है और वो लोग बेसिकली क्लीटस की बॉडी को उससे अलग करने में लगे होते हैं। और वहीं से कार्नेज बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे तोड़ रहे हो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि अभी तो बस हमने शुरुआत की है, नो मोर सूट कैसिडी, सिर्फ अब तुम और मैं ही यहाँ पे होने वाले हैं। तो वहीं से कार्नेज बोलता है कि नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर जब उस पूरे के पूरे सिम्बियोट को खोलता है अंदर से तो पता चलता है कि बेसिकली यहाँ पे कैसिडी मौजूद ही नहीं, वो यहाँ से गायब हो चुका है। और वहीं से स्क्रॉन बोलती है कि वो यहाँ से जा चुका है और मैं इस बात को फील कर सकती हूँ। तो वहीं से वो लोग देखते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर नीव्स, क्या ये आप ही हैं? ओह नो। और वहीं से वो स्क्रॉन बोलती है कि हमारे पास पहले कुत्ता हुआ करता था और मेरे पेरेंट्स उसको सुलाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वो सोता नहीं था और जब भी मैं उसके साथ ज़बरदस्ती उसको सुलाने की कोशिश करती थी वो उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क जाता था। और उसने एक बार मेरे छोटे भाई के फेस के ऊपर कार्ड भी लिया था, जिसको देख के मेरे पेरेंट्स ने इस बात का फैसला करा
कि उसको यहाँ से दूर करना ही होगा। कभी कभार हमें चीज़ों को पुट डाउन करना ही पड़ता है क्योंकि उनको रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, और इसलिए आज मैंने शरीक को पुट डाउन कर दिया है। तो वहीं से टोनी बोलता है कि डॉक्टर आप बिल्कुल ठीक हैं। तो स्पाइडर बोलता है कि नहीं टोनी, क्या तुम्हें उनको देख के लग रहा है कि वो ठीक हैं? कार्नेज ने दोबारा से स्पॉन किया है, उसने अपने नए एक ऑफस्प्रिंग को पैदा कर दिया है। तो वहीं से डॉक्टर टिनीज बोलते हैं कि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद चले गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो गया नहीं। आखिरकार मैं इस चीज़ को अपने से दूर कैसे करूँ, इसको ख़त्म कैसे करूँ? तो पीटर बोलता है कि आई एम सॉरी टिनीज, लेकिन ये चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती हैं। देखो इस वक्त मुझे सच में नहीं पता था कि मैं डॉक्टर टिनीज से कहूँ तो क्या कहूँ। मैं बस वहाँ से पीछे हट गया और मैंने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोनी को दे दी, और टोनी ने उनके लिए एक ट्रांसपोर्ट को अरेंज करा एवेंजर्स टावर तक जाने के लिए, ताकि वहाँ पे उनको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जा सके। क्लीटस ने किसी तरीके से अपने सिम्बियोटिक थिएटर का इस्तेमाल करा और उनमें से एक सूट के जरिए वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। हमने उसका 12 मील तक पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। वो मेनिएक रास्ते में रुका था कुछ कुत्ते वगैरह को मारने के लिए अपने रास्ते के अंदर, और उसके बाद न जाने वो कहाँ गया, कुछ पता ना चल सका। रही बात शरीक की, तो वो कोमा के अंदर जा चुकी है। डॉक्टर नीव ने उसके दिमाग के साथ कुछ किया है। अगर शरीक कभी होश के अंदर आती है तो उसको जो है मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा, जो कि उसने 2 हॉल टैग के एम्प्लॉयज़ का किया था। डॉक्टर टिनीस नीव जो हैं वो इस वक्त टोनी के केयर के अंदर मौजूद हैं, और हमें इस बात की उम्मीद है कि उनके सिम्बियोट के जरिए हम यहाँ पे क्लीटस को किसी तरीके से ढूंढ लेंगे और उनकी मदद को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उनको विजिट करने की काफ़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो सिम्बियोट जो कि कार्नेज से बना है वो मेरा इतना बड़ा फ़ैन नहीं है, और आई एम श्योर कि वो वापसी मुझे हॉन्ट करने के लिए नहीं आएगा। टोनी स्टार्क ने पूरे के पूरे स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त तरीके का तगड़ा केस बनाया माइकल हॉल के खिलाफ, और उसके ऊपर ये आरोप लगाए कि किस तरीके से वो ज़बरदस्त तरीके की एलियन टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करके उसके साथ एक्सप्लॉयशन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके वकीलों का ये कहना है कि वो छुपा हुआ है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और वो बाहर नहीं आ सकता है जब तक ये पूरे के पूरे सिम्बियोट वाला खतरा मौजूद है। जबकि हमने उनको इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश भी करी कि कार्नेज अब इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन मैं इससे बेहतर जानता हूँ। सच कहूँ इन दी एंड तो हमने क्लीटस कैसिडी को कभी हराया ही नहीं, बल्कि वो यहाँ पे कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को करने के लिए चले गया है। और सच कहूँ तो ये किसी भी तरह से एक अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक पुराने से घर के अंदर हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक पुराना सा टीवी लगा हुआ होता है और माइकल हॉल की कुछ तस्वीरें वगैरह मौजूद होती हैं। और हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पे जंजीर में लेके उसी पूरे के पूरे डॉपलगैंगर को बैठा है और कहता है दैट्स इनफ बॉय, बस अब बहुत हो चुका है बच्चे। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली क्लीटस कैसिडी यहाँ पे माइकल हॉल के पूरे खुफिया घर के अंदर पहुंच चुका है, जहाँ पे वो छुप के रह रहा है, और वो यहाँ पे बेसिकली अपने उसी डॉपलगैंगर का इस्तेमाल करते हुए उसको टॉर्चर कर रहा है और कहता है कि बस बच्चे अब बहुत हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसको बेहोश कर दो। अभी अभी तो उसने सोचना शुरू करा है और उसकी सोचने की खुशबू मुझे बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से वक्त आ ही चुका है कि हमें इस बारे में सोचना ही चाहिए। क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा माइकी? मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि मुझे अपने पूरे के पूरे कमबैक को सही तरीके से प्लान कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि क्लीटस कैसिडी यहाँ पे अपने उसी प्रोस्थेटिक आदि बॉडी के साथ बैठा हुआ है। उसके पास इस वक्त ये डॉपलगैंगर है और उसने माइकल हॉल को ढूंढ लिया है, और शायद वो उसका इस्तेमाल करके अपने लिए एक नई बॉडी बनवाना चाहता है और दोबारा अपना कमबैक करेगा। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारी ये पूरी की पूरी कार्नेज की लिमिटेड सीरीज एंड होती है, जो कि 5 इशूज़ के अंदर थी, एंड आई एम श्योर कि आपने इस पूरी की पूरी सीरीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। ये टाइमलाइन के अंदर होने वाली हमारी सीरीज़ में से काफ़ी अलग तरह की सीरीज़ थी, चाहे हम इसकी स्टोरी की बात करें या इसके आर्ट वर्क की बात करें। अब इस स्टोरी का जो आर्ट वर्क था उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि वो डिज़र्व करता है। इससे पहले हमने यही आर्ट वर्क जो है वो बेसिकली एक्स-मैन की एक स्टोरी नेक्रोशा के अंदर देखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक किस्म का है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर एक बीइंग वो बिल्कुल हमारे सामने है, ना कि कॉमिक बुक पेजेस के अंदर। और मुझे ये पूरा का पूरा आर्ट स्टाइल कार्नेज की स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये स्टोरी एक तरह से डार्क थी, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट थी और ख़तरनाक किस्म की हमने कार्नेज के एक बड़े रूप को देखा भी। और ये स्टोरी के अंदर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और थी, वो ये थी कि कार्नेज ने अपना एक नया ऑफस्प्रिंग को पैदा करा है, जो कि स्क्रॉन है। अब आगे चल के इसको हम और ज़्यादा डिस्कवर करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे टाइमलाइन के अंदर आएगा, और उसके बाद हम अपनी कार्नेज की भी अगले स्टोरी आर्क की तरफ जाएंगे, जहाँ पे अब इससे आगे की कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा और वो किस तरीके से अपने कमबैक को करता है। सो गाइस आई होप कि आपने इस पूरे के पूरे कॉमिक बुक सीरीज को काफ़ी ज़्यादा चैनल पे एंजॉय किया होगा। तो आप लोग मुझे एक कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी यार कैसा लगा कार्नेज का। और अगर आप इस तरह की ऑसम वीडियोस को मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी डेली बेसिस पे, तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं मूवीज़, ट्रेलर, सीरीज रिव्यूज़, मूवी रिव्यूज़ और इस तरह की दूसरी चीज़ों के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।